आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रियम्बल और देखेंगे कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रियम्बल एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह अडॉप्ट किया गया था शुरू में, और इसको हमारे महान नेता, क्रांतिकारी और प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पास करवाया था। और ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 को। आफ्टर दिस रेजोल्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल में एक चीज़ है कि ये रेजोल्यूशन मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को, और अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। यानी 2 पॉइंट ये जरूरी है कि इसका रेजोल्यूशन मूव कब किया गया और ये अडॉप्ट कब किया गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में जो हमारा प्रियम्बल था उसमें सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ड यूज था। बाद में इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड यूज किए गए, और इसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंदिरा गांधी जी के ज़माने में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और यही टाइम था कि एकमात्र बार प्रियम्बल आज तक अमेंड किया गया है। तो एकमात्र बार जो प्रियम्बल आज तक अमेंड किया गया है वो 1976 में किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। इट सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस थ्री टाइप। देखो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने तरीके के जस्टिस की बात की गई है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस सबको पता है, जो रिजर्वेशन है, अफर्मेटिव एक्शन है, वो सोशल जस्टिस का फॉर्म है। इकोनॉमिक जस्टिस, अभी जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया है तो इकोनॉमिक जस्टिस माना जा सकता है। और जो पॉलिटिकल जस्टिस है, जैसे SC ST को या महिलाओं को उनके प्रपोशन में, या एक एडवोकेट जो रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, खासकर पॉलिटिकल एरिना में, जैसे आपका 3 tier सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और म्यूनसिपलिटीज़ हैं, तो उनमें जो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज में क्या बात की गई है, वो पॉलिटिकल जस्टिस को दिखाती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, इर्रेस्पेक्टिव उसका क्या सोशल स्टेटस है। जैसे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो जो 1919 में एडल्ट फ्रेंचाइज रखा गया था वो काफ़ी लिमिटेड था। पहला तो उसमें महिलाओं को राइट नहीं था, बाद में महिलाओं को राइट दिया गया। दूसरा उसमें क्या था कि फाइनेंशियल कंडीशन देख के आपको वोटिंग राइट मिल रहा था। तीसरी बात ये थी कि बहुत सारे लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे वोट देने का अधिकार मिल रहा था। इवन जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया था, जैसे जो सोशल स्टेटस में इकोनॉमिक क्राइटेरिया था, वो हिंदुओं के लिए हायर रखा गया था मुसलमानों की अपेक्षा। तो इस तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन था। तो जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो ये बात करता है कि हम हर व्यक्ति को इक्वल मानेंगे, एटलीस्ट जो पॉलिटिकल लेवल पे हमारा जो पार्टिसिपेशन है। उसके बाद यहाँ पे और आगे है, यहाँ दिया गया है कि इन द वर्ड्स ऑफ सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैव थॉट आर ड्रीम सो लॉन्ग। ठीक है, तो ये अलाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे ना, उसमें भी मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे अम्बेडकर जी को लेके। अम्बेडकर जी उसके चेयरमैन थे, और बाकी 6 पर्सन भी थे, और 6 पर्सन में KM मुंशी को छोड़ के बाकी जो थे वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द केशवानंद भारती केस। बिफोर दिस इन द बेरुवेरी केस 1960 द प्रियम्बल वाज नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बेरुवेरी केस था ना 1960 में, उसमें एक छोटा सा पार्ट था पश्चिम बंगाल में, और उसको देने की बात की गई थी बांग्लादेश जो अभी प्रेजेंट का है, या उस समय का ईस्ट पाकिस्तान को, और इसको लेके मैटर गया था। और इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस, सबको पता है कि जो आज तक की सबसे हाईएस्ट बेंच बैठी है, हाईएस्ट मेंबर की बेंच है, वो केशवानंद भारती केस में थी, 13 मेंबर की बेंच थी। और इसमें ये बोला गया कि नहीं, इसमें 2 चीज़ आएंगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर का बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर एक इन्होंने डिफाइन किया, बताया कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है, और दूसरा ये कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये क्लैरिटी हो गई, क्योंकि लगातार इस मैटर पे कन्फ्लिक्ट होता रह रहा था बेरबरी केस। जैसे इन गोलकनाथ बरगद स्टेट ऑफ पंजाब द प्रियम्बल वाज कंसीडर्ड एज द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट गेव ए कंसेप्शन दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बम्बई केस सबको पता है कि जो SR बम्बई केस 1994 में हुआ था, इसमें सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था कि सेकुलरिज्म जो बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो भाजपा की शासित सरकारें थी, उनको कांग्रेस ने वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के गिरा दिया था। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि
कहीं ना कहीं ये जो शासित राज्य हैं वो एंटी सेकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। देखो, ऐसे कोई प्रमाण तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसमें नहीं दिया था जो सेंटर में बैठी हुई थी, और ये कहना कि एंटर सेकुलर एक्टिविटी हो रही थी, इसकी क्या गारंटी थी, क्योंकि ऑलरेडी इन स्टेट में हिंदू बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में थे, तो ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी 96-97% पॉपुलेशन उसमें हिंदू थी, और मध्य प्रदेश राजस्थान में भी एक वेलबिंग मेजोरिटी जो है हिंदू है, तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन ठीक है, एक बहुत ही अच्छा जो बात निकल के आया कि सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि इंडिया एक सेकुलर नेशन रहेगा, इसको जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो जो लोग अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो सेकुलरिज्म है। अब हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब हिंदू राष्ट्र एक सेकुलर राष्ट्र हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आप जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या आप अगर धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बात किया गया है कि ये जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर में है, यानी अगर इसका फुलफिलमेंट नहीं होता है तो आप इसको कोर्ट में सूट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट। यानी जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिफिएबल इन द नेचर हैं। देखो, जस्टिफिएबल का मीनिंग एक ही चीज़ होता है कि आप डायरेक्ट जो है कोर्ट गए और कोर्ट ने आदेश दिया नहीं इसको फुलफिल करो, गवर्नमेंट जो है ऑब्लाइज हो जाए कि नहीं मुझे फुलफिल करना पड़ेगा, जैसा कि फंडामेंटल राइट केस में होता है। लेकिन अदर केसेस में से प्रियम्बल है या और भी बहुत सारे जो लीगल मैटर्स के केसेस होते हैं, उसमें अगर गवर्नमेंट, उसमें आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके जो लॉज है उनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें जो है आपको बताया गया है कि किस तरीके से स्पेशल प्रोविजन बनाने हैं SC ST या वुमेन के लिए। अगर कोई स्टेट नहीं बनाता है तो उसके लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकती है। ठीक है, तो ये जो है जस्टेबल सिर्फ इस सेंस में है कि आप कोर्ट गए और कोर्ट ने बोला सरकार को नहीं आपको ये करना है, और सरकार को अगर करना पड़ता है, कोर्ट के आदेश को मानना पड़ता है फर्स्ट इंस्टेंस में, तो ये जस्टेबल पार्ट होगा। और अगर नहीं मानती है वो, अगर उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, जैसा कि प्रियम्बल के केस में, अब प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, तो अगर इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो हर आदमी के हाथ में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक की, या हर आदमी के हाथ में ठीक ठाक पैसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट उसको फुलफिल नहीं करती है, तो ऐसा कोई गवर्नमेंट के आप जाके कोर्ट में ऐसे नहीं बोल सकते कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी चीज़ें फुलफिल नहीं की जा रही गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो उस पर कोई जो है बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो और भी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे फ्रीडम, देखो यहाँ पे कुछ बोली गई हैं। इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ फेथ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट। तो यहाँ 5 तरीके की फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन और थॉट, यानी 5 तरीके की जो आपकी कंसाइंस है उसकी बात की गई है। इट ऑल्सो इंश्योर द डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। डिग्निटी की बात की गई है। डिग्निटी की बात करने का मतलब है कि इंडिविजुअल, देखो डिग्निटी 2 तरीके से हो सकती है, एक सोशल डिग्निटी हो और एक जो है इंडिविजुअल डिग्निटी हो। हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप हो वो इंडिविजुअल डिग्निटी पे डिपेंड मोर है। ठीक है, ज़्यादा जो इंडिविजुअल डिग्निटी की बात करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, मतलब अगर कोई सोशल स्टेटस है या कोई जॉब है जिससे एक आदमी का कहते हैं कंसाइंस बढ़ता है या वो अपने आप को थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता है, तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको। ठीक है, देखा जाए तो रिजर्वेशन एज ए अफर्मेटिव एक्शन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार जिस तरह 70% 80% पहुंच रहा है लिमिट, तो आप समझ सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी को कम भी कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो देखो डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे उन्होंने जो आर्टिकल 32 था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन में अगर आता है कि प्रियम्बल क्या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हाँ ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर को लेकर आता है ये बात, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32। ठीक है, देखो के एम मुंशी ने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। मुंशी जी थे, तो मुंशी जी जो है ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप देख रहे थे। सुभाष कश्यप सेड दैट इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी देन प्रियम्बल इज सोल, इफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग देन प्रियम्बल इज फाउंडेशन स्टोन। और अंबेडकर जी ने इसको बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वाइस पेपर। ठीक है, एक बहुत ही पवित्र पेपर है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन आए हैं, यहाँ बोला हुआ है कि ये जो सारे ये तो ये प्रियम्बल ही पूरा है। यहाँ देखो फिर लिखा है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस एक्स डू हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एक्स स्टैंड फॉर, तो एक्स स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा 26 डे ऑफ नवंबर 1949। और सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मोदी जी आए हैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाना शुरू हो गया 26 नवंबर। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि इसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। हाँ, इन्फोर्समेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन जो अडॉप्टेशन हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, अब यहाँ व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26/1/1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो इसका सीधा सीधा है 101 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव वर्ड 1976 में ऐड किए गए हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस था वो क्या था,
ये सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीन ही वर्ड है, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। और ये देखो 2009 2008 में यूपी पीसीएस और यूपी लोअर पीसीएस में आया है, लेकिन 2021 के पेपर में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कंस्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1952, 2021 में ये आया हुआ पेपर है, ठीक है। वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वेर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई, तो सबको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाई व्हिच नेम इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत, भारत हिंदुस्तान एंड इंडिया, देखो नहीं, भारत एंड इंडिया। जो आर्टिकल 1 है उसमें बोला गया है भारत, दैट इज इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। देखो यहाँ पे बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द नेम ऑफ कंट्रीज, ठीक है। इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में ही बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और भारत को बताया गया, ठीक है। हिंदुस्तान वर्ड यूज नहीं किया गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, तो यहाँ पे सीक्वेंस की बात कही गई है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में आएगा सोवरेनिटी, क्योंकि सोवरेनिटी जो है एक्सटर्नल हस्तक्षेप, मतलब आप अपने एक्सटर्नल काम के लिए इंडिपेंडेंट हैं, किसी से डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। देखो इंडिया भी भूटान और नेपाल का एक्सटर्नल चीज़ें संभालता था, एक्सटर्नल अफेयर। तो एक तरीके से देखा जाए वो एक सोवरन नेशन नहीं थी इस मामले में, वो सुजेरन नेशन थे, सुजेनिटी थी उनके अंदर। पर अब वो भी अपने एक्सटर्नल अफेयर मैटर खुद देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वर्ड जो आना चाहिए वो आना चाहिए सोवरन, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। तो जो तीनों एस है ना वो सबसे पहले आएंगे, फिर डेमोक्रेटिक, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो फेडरल वर्ड इसमें मेंशन नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सोवरन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड तो ऑलरेडी है, डेमोक्रेटिक वर्ड भी है। फिर बोला गया इन व्हिच फॉर्म इन इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड एज गिवन द प्रियम्बल। तो सबको पता है सबसे पहले सोवरेंटी आएगी, क्योंकि एक नेशन, अगर एक नेशन की हम बात करें तो एक नेशन के लिए जो आज की रिक्वायरमेंट है वो है सोवरेनिटी। मतलब वो अपना हर काम, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ, अब मुझे पाकिस्तान से कैसे संबंध रखने हैं इंडिया को, या यूएसए से कैसे संबंध रखने हैं, चाइना के साथ कैसे हमारे संबंध होने चाहिए, तो उसके लिए ऐसा ना हो कि हमको किसी और कंट्रीज के डायरेक्शन लेने पड़े। तो अगर हम डायरेक्शन लेते हैं तो हम सोवर नेशन नहीं है, क्योंकि हम दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं। तो आज के समय में एक नेशन स्टेट का सबसे बड़ा एसेंशियल जो पार्ट है वो सोवरेनिटी है, यानी कि वो दूसरे से पूछ के अपने एक्सटर्नल मैटर डिसाइड ना करे, ठीक है। तो सोवरेनिटी सबसे बड़ी कंडीशन अगर देखी जाए है, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा सोवरन, फिर हो जाएगा सोशलिस्ट और फिर हो जाएगा सेकुलर। तो CAD, तो और डेमोक्रेटिक सबसे लास्ट में जाएगा। तो CAD एंड B आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। देखो जब इंदिरा गांधी जी ने इसमें सोशलिस्ट वर्ड यूज किया था तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि हमारी जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हमारा सोशलिस्ट जो मॉडल है वो यूएसआर की तरह नहीं है, वो रसिया की तरह नहीं है। हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाली सोशलिज्म है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी और पब्लिक प्रॉपर्टी भी होगी, यानी एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हमने की थी, ठीक है। नॉर्मली जो सोशलिस्ट स्टेट है वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं की जाती है, वहाँ सिर्फ पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि रसिया में काफ़ी दिन तक था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट, देखो पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो सोवरन तो ऑलरेडी था, ग्राम स्वराज नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं 1 और 3, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेकुलर स्टेट, फंडामेंटल राइट, 9th शेड्यूल, डायरेक्टरी प्रिंसिपल, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर कहता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। देखो फंडामेंटल राइट भी काफ़ी हद तक कहता है, खासकर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25 से 28 के जो आर्टिकल्स हैं उसमें अगर इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेकुलर स्टेट की बात की गई है। लेकिन ये जिस तरह का क्वेश्चन है उस हिसाब से अगर डायरेक्टली आप पूछोगे कि सेकुलर स्टेट की बात, यानी सेकुलर वर्ड पर्टिकुलरली कहाँ यूज किया गया है, तो वो प्रियम्बल में भी है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हिसाब से बी पार्ट हो जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1975, मतलब 1975 तक ऐसा कौन सा वर्ड था जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं एडेड था। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेटर्निटी तो था ही, इक्वलिटी था ही, इंटीग्रिटी एंड सोवरन, तो सोवरेनिटी तो ऑलरेडी था, तो इंटीग्रिटी नहीं था। तो 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, पुलिस जो होता है SI, सब इंस्पेक्टर पोस्ट होता है, तो SI जो है वो वर्ड मतलब ऐड किए गए थे।
फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम प्रियम्बल, तो ये एकदम सही है। इट इज नॉन जस्टिबल, ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग। इट कांट बी अमेंडेड, अमेंड किया जा चुका है एक बार 1976 में, आज तक एक मात्र बार ही प्रियम्बल अमेंड किया गया है, ठीक है। प्रियम्बल कांट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी सही है, प्रियम्बल ओवरराइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अमेंडेड बाई, सबको पता है 42nd अमेंडमेंट एक ही बार किया गया है। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रियम्बल बाई, ये भी 42nd अमेंडमेंट। देखो एक ही बार अमेंड किया गया, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। तो जितने भी वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव वर्ड जो ऐड किए गए हैं वो 42nd अमेंडमेंट द्वारा ही ऐड किए गए हैं। द टर्म सोशलिस्ट वाज बॉट इनटू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट, देखो ये फिर पूछा गया है। इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 व्हिच वन ऑफ द नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो सोशलिस्ट नहीं था, सेकुलर नहीं था और इंटीग्रेटिव नहीं था, रिपब्लिक था। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर आर इंसर्टेड 42nd अमेंडमेंट, फिर है क्वेश्चन यही। द वर्ड सेकुलर, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, देखो SSI सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रेटिव, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट द्वारा। द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एश्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, सही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सही है। एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, तो सारे के सारे सही हैं, ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा। फिर हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेडरलिटी इन दैट ऑर्डर हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो जस्टिस तीन तरीके की बात की है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, ठीक है। तो तीन तरीके के, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 5 तरीके की लिबर्टी है, जो है फेथ है, बिलीफ है, वर्शिप है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फेथ, बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये 5 तरीके की आपकी जो लिबर्टी है। इक्वलिटी 2 तरीके की है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फैटर्निटी यानी भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इंडिया रिपब्लिक मीन, इंडिया रिपब्लिक इसका क्या मीनिंग है, देखो डेमोक्रेटिक है, इसका मतलब ये है कि चुनाव होते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी यानी जनता सरकार चुनेगी, ठीक है। रिपब्लिक का देखो मीनिंग ये होता है कि जो पोस्ट हैं, जो सारी पोस्टें हैं पब्लिक अफेयर्स में, जैसे प्रधानमंत्री की पोस्ट है, राष्ट्रपति की पोस्ट है, गवर्नर की पोस्ट है, तो वहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास नहीं रहेगा, मतलब कोई भी आके राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी आके प्रधानमंत्री बन सकता है, सारी की सारी पोस्टें पूरी जनता के लिए खुली रहेंगी। जैसे ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो राष्ट्रपति हमारे जैसे होते हैं, तो ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो किंग या क्वीन होती है, हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं। तो इंडिया देखो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री होते हैं जनता द्वारा चुनी जाती है, और वैसे ही ब्रिटेन में भी होता है, तो दोनों डेमोक्रेटिक है नेचर में, जनता द्वारा चुने जा रहे हैं। लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ब्रिटेन में फिक्स है, यानी कि वो राजा के घर से ही आना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, ठीक है, सपोर्ट चाहिए, जो भी चाहिए वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर राजघराने से आना चाहिए। तो इंडिया इसी नाते एक रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक भी है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा देयर इज नो पार्लियामेंट, देखो इसका आंसर आएगा देयर आर नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया, तो आंसर हो जाएगा सी। जैसे कि ब्रिटेन में हेरिडेटरी रूलर है तो वो रिपब्लिक नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। इंडिया हैज पीपल सोवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसी नाते सोवरेनिटी की बात करता है। देखो पीपल की बात जहां भी की जाएगी ना, जनता, यानी जनता की बात अगर आप कर रहे हैं तो जनता में सार्वभौमिकता होती है, ठीक है। जनता एक नेशन बनाती है और एक नेशन का सोवरेन होना जरूरी है। आज के समय में जो आज की नेशन की डिफिनेशन उसके हिसाब से सोवरेनिटी मस्ट, अगर सोवरेनिटी नहीं है तो वो नेशन फिर नहीं हो सकता है, वो राज्य हो सकता है। जैसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 था तो वहाँ पे जो डिफेंस और इस तरह की चीज़ें थी, 2-3 चीज़ें, डिफेंस था, कम्युनिकेशन था और फाइनेंस था, इसको छोड़ के बाकी चीज़ें वहाँ की स्टेट के लोग संभालते थे। फिर भी डिफेंस हुआ, एक्सटर्नल मैटर हुआ, सारी चीज़ें हम संभाल रहे थे, तो वो एक तरीके से ऑटोनॉमी तो थी उनके अंदर, लेकिन वो एक सोवरेन चीज़ें नहीं थी। तो एक सोवरेन नेशन होने के लिए जनता का ये जरूरी है कि जनता जो है अपने हर डिसीजन को खुद से, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया यूज किया गया, सबको पता है कहाँ पे, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल इंडिविजुअल आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन, देखो ये प्रिंसिपल जो ना यूनिवर्सलिज्म है, सारे आदमी बराबर हैं, ठीक है। हमने माना कि जितने इंडिविजुअल हैं फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, तो इसको यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। कि मतलब हम ये मानते हैं कि आदमी जब पैदा होता है तो वो बराबर होता है, मतलब सारे ह्यूमंस बराबर हैं। जो भी आज हम स्टेटस में डिफरेंसेस देख रहे हैं वो सोसाइटी की देन है, ठीक है। प्रकृति ने सारे मनुष्य, स्त्री, पुरुष सबको बराबर बनाया है, ट्रांसजेंडर जो भी है, ठीक है। प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया है, जो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं समाज में वो समाज की देन है। फिर यहाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, सॉरी इसका हो जाएगा
डी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया, ठीक है। हुई द फॉलोइंग, मतलब स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, नेपाल में हिंदुज्म था लेकिन अब खत्म हो गया, वहाँ भी सेकुलरिज्म आ चुका है, और श्रीलंका का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और लेकिन जैसे बर्मा का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है। तो इंडिया का, इंडियन स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और इसी को सेकुलर वैल्यूज कहते हैं। यानी इंडिया ने सारे रिलीजन को, मतलब स्टेट के जो अफेयर्स हैं और जो रिलीजन है उसके जो अफेयर्स हैं उनके बीच में एक ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करना, इसी को कहते हैं सेकुलर स्टेट। Which of the following word is not in the preamble to the Constitution of India? तो पब्लिक वेलफेयर नहीं है, सोशलिस्ट वर्ड है लेकिन पब्लिक वेलफेयर नहीं है, ये ध्यान देना। Which of the following liberty is not embodied in the preamble of Constitution of India? तो लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई। देखो 5 तरीके के लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। 5 तरीके की आपकी लिबर्टी है। Which of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty? देखो ये यूपीएससी में आया था, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, इफ देयर इज लिबर्टी लॉ मस्ट हैव टू मेड बाय द पीपल। तो लॉ और लिबर्टी का सिंपल सा रिलेशन है, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। देखो कार्ल मार्क्स या गांधी जी ने एक स्टेटलेस सोसाइटी की बात की है, ठीक है, लेकिन देखो अगर कोई लॉ नहीं रहेगा ना तो कोई लिबर्टी आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि फिर आपके ऊपर कोई आएगा वो बोलेगा नहीं मेरा मन ये कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जब तक लॉ है, नियम कानून है, तभी तक लिबर्टी। ठीक है, नियम कानून हो सकता है कि किसी के फेवर में हो, तो थोड़ा बहुत किसी के फेवर में होने से लॉ का जो सिग्निफिकेंस है ना खत्म पूरी तरीके से नहीं हो जाता है। लेकिन अगर कोई लॉ ही नहीं है, कोई नियम कानून ही नहीं है, उसको मानने वाले लोग ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, हर कोई अपनी विष एक दूसरे के ऊपर डालना चाहेगा, और इस केस में क्या होगा, फिर एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो जाएगी, या फिर ऐसे हो जाएगा कि जो ताकतवर है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो जो कम ताकतवर है उसको एकदम दबा देगा। तो निश्चित रूप से इफ देयर इज लॉ, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, ठीक है। फिर which of the following is not mentioned in the preamble to the Constitution of India? तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई, रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं की गई है। अगर रिलीजियस जस्टिस को आप देखना चाहते हैं कुछ हद तक, तो आर्टिकल 30 में आपको दिखेगा, जहाँ पे बोला गया है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजियस बेस पे हो, वो अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकती हैं। देखो एडमिनिस्टर करने को तो जो मेजोरिटी वो भी कर सकती है, यहाँ पे एडमिनिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्टिकल 30 कुछ और कहता है। आर्टिकल 30 कहता है एडमिनिस्टर करने मतलब कि वो अपने हिसाब से वहाँ पे अपने बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देना है, कितना रिजर्वेशन रखना है, या क्या वो क्वालिफिकेशन रख सकते हैं। जैसे अभी न्यूज़ में आप देखे होंगे जो माइनॉरिटी स्कूल है उसमें विदाउट टेट के भी टीचर नियुक्त कर दिए जा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हो या मेजोरिटी कम्युनिटी के जो स्कूल है उसमें विदाउट टेट अलाउ नहीं किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। इवन जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं SC ST या OBC के लिए, वो जो है माइनॉरिटी स्कूल अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 30 के तहत है। इसी का कई बार विरोध भी होता है कि आखिरकार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 30 में भी कहा गया कि जब ग्रांट दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके तरफ जो भेदभाव नहीं किया जाएगा इस आधार पर कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन द्वारा एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि जब गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो फिर उस इंस्टीट्यूशन के पास कैसे फुल राइट है कि वो अपने हिसाब से जो शिक्षक की क्वालिफिकेशन है या अपने हिसाब से वो रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे डिसाइड कर सकते हैं जब गवर्नमेंट उनको ग्रांट दे रही है। तो यही सबसे बड़ा जो है कन्फ्रंट्रेशन रहा है इस आर्टिकल को लेकर। फिर इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, तो सबको पता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बोडाइड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो लिबर्टी ऑफ थॉट है। देखो इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई, तो आंसर हो जाएगा बी। व्हिच आर द फॉलोइंग इज ट्रू इन द रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेट नॉट द पार्ट ऑफ प्रियम्बल ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950। सबको पता है कि सोशलिस्ट और सेकुलर पार्ट नहीं थे, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। द एबव मेंशन वर्ड वार इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट 1977, नो 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरा गलत हो गया। वार इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट 1985, अभी हम बात कर चुके हैं, 1976 में ऐड किया गया था। दीज टू वर्ड आर नॉट पार्ट ऑफ प्रियम्बल, क्योंकि ये दोनों वर्ड अभी प्रियम्बल के पार्ट हैं, ठीक है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कह रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है प्रियम्बल। देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जो है अंबेडकर जी ने बोला है, लेकिन मेजोरिटी जो लोगों ने बोला है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को ही बोला गया है, ठीक है। जब तक अंबेडकर जी का मेंशन ना हो, अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का मेंशन ना हो, तब तक आप जो है जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो आंसर प्रियम्बल ही होगा, ठीक है। अब यहाँ और भी है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? सबको पता है कि मुंशी जी ने कहा था। मुंशी जी जो होते थे ना, पहले जमाने में मुंशी देखे होंगे, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही लाला टाइप के लोग बनते थे मुंशी। तो ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि मुंशी जी ज्योतिष देखते हैं, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी ज्योतिष देख रहे हैं, हॉरोस्कोप देख रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि इसको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। हु हैज टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेक्रेट डॉक्यूमेंट, सबको पता है कि ये सेक्रेट डॉक्यूमेंट किसने कहा होगा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिंपल सी बात है, किस केस में, बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और इसी केस में जो इन्होंने बोला कि सेक्युलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबको पता है बेरूबरी केस में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है केशवानंद भारती केस। कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो यहाँ पे आप ऑप्शन पे जाओ तो 24 के बाद ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया होगा, ठीक है, तो थर्ड के बाद ही फोर्थ आ सकता है, तो थर्ड के बाद फोर्थ, देखो ऐसे तो सारे ऑप्शन में है। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था और गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब है पहला जो है सबसे पहले हो जाएगा, और जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो 1971 में आया था, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद सेकंड हो जाएगा, और फोर्थ सबसे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई। देखो अभी हमने बात किया था कि जस्टिस 3 तरीके की बात की गई है, और वो बात की गई सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रियम्बल में, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस का मेंशन लेकिन एक और जगह भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी, ठीक है। आर्टिकल 46 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इकोनॉमिक जस्टिस, या आर्टिकल 38 के तहत भी जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज उसको कम करने की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा द प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आंसर बी हो जाएगा 41 का। देखो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 31, Article 38 1 says the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institution of national life, ठीक है। तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को कम करने का प्रयास किया जाएगा, ये आर्टिकल 38 में बात की गई है। द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आइडियल्स की बात की गई है प्रियम्बल में, वो कहाँ जो है फर्दर इलोबरेट किए गए हैं, तो चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सिंपल सा बात है, सी पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो मेन आपके पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, फंडामेंटल और फिर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी है वो मेजरली जो आप देखेंगे इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात करते हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना वो फैटर्निटी की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज फैटर्निटी की बात करता है, और डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करता है। तो इस तरीके से ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग, तो मेकर्स प्रियम्बल में दिखेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे हाउ मेनी टाइप ऑफ द जस्टिस, तो जस्टिस 3 तरीके के हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। द प्रियम्बल गिव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन 46 में आप देखेंगे, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, यस एकदम सही है। इज इंपॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, कह सकते हैं यूटिलिटी है इसका, क्योंकि कई बार जब कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना होता है या कुछ और भी जो आर्टिकल्स हैं, तो कई बार जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रियम्बल से कोटेशन या प्रियम्बल की जो हमारी आइडियल्स हैं या जो गोल्स हैं उनको लेके एक्सप्लेन करता है, तो इसकी इंपॉर्टेंट और यूटिलिटी तो है। डिस्क्राइब द एम ऑफ गवर्नेंस, तो एम ऑफ गवर्नेंस की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में की जाती है, तो तीसरा तो नहीं सही हो सकता है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हटा दें, तो ए हो जाएगा। हेल्प्स टू गिव जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये भी सही है कि, लेकिन अगर मतलब बेसिकली हम बात करें तो देखो इसमें तो गड़बड़ कर रखा है इन्होंने, तो इसमें होना तो ऐसा चाहिए 1 to 4, लेकिन यूपीपीएससी लोअर पीसीएस है। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, लीगल नेचर में ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, देखो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एकदम जो है लिबर्टी नहीं करेगा, जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज पावर रहेगा उतना ही लिबर्टी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसी नाते हमने जो है 3 tier सिस्टम लाया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ताकि और लिबर्टी एक तरीके से मिले और लोग पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी में, ठीक है। फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी कोई ज़्यादा लिबर्टी की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से इमरजेंसी लगी थी 1976 में 75 में जो इमरजेंसी की बातें आई, तो आप समझ सकते हैं इंदिरा गांधी जी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और इवन आपको पता भी होगा कि हिटलर भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरह चुन के 1933 में आया था। तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से आप लिबर्टी की बात नहीं कर सकते हैं कि एक गारंटी हो जाएगी कि नहीं लिबर्टी मिलेगी।
फिर है सेपरेशन ऑफ पावर। तो यस, सेपरेशन ऑफ पावर ही आपको लिबर्टी की गारंटी दे सकता है। देखो सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपका विधायिका है, ठीक है। और ये बात की है सेपरेशन ऑफ पावर के आर्टिकल 50 में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। और देखो कमिटेड जुडिशरी, देखो जुडिशरी को ऐसे आप बोल नहीं सकते हो कि कोई जुडिशरी कमिटेड है कि नहीं है। जैसे एडीएम जबलपुर का केस हुआ उस समय, और उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि जिस तरह उसने फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने की बात की गई थी एडीएम जबलपुर ने वाले केस में। तो कमिटेड जुडिशरी भी कोई गारंटी नहीं। सबसे बड़ी जो गारंटी है सेपरेशन ऑफ पावर, जितना ज़्यादा पावर डिफाइंड रहेगा उतना ही ज़्यादा लिबर्टी के चांस रहेंगे, क्योंकि फिर एक के मैटर में दूसरा उतना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे इंडिया में कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी के बीच में एक सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसकी वजह से एक दूसरे के मैटर में वो बहुत ही लिमिटेड हस्तक्षेप करते हैं। तो हस्तक्षेप तो होगा तभी, लेकिन लिमिटेड होगा। तो लिमिटेड जितना ज़्यादा हस्तक्षेप होगा आपकी लिबर्टी होने के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे। फिर लिखा वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। देखो प्रिविलेज नहीं रहेगी तो सोसाइटी में उतना ज़्यादा इक्वलिटी होने का चांस रहेगा, ठीक है। जैसे कास्ट बेस्ड प्रिविलेज होते थे, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को राइट नहीं मिलते थे, उनको कास्ट बेस्ड अनप्रिविलेज कर दिया जाता था और प्रिविलेज ब्राह्मणों को मिल जाते थे। तो इस तरीके से अगर प्रिविलेज मिलेगा किसी को तो वो सोसाइटी में अनइक्वलिटी क्रिएट करेगा इस आधार पे कि भाई उसको प्रिविलेज सिर्फ इस आधार पर मिल रहा है कि वो किसी सेक्शन या किसी सोसाइटी का पार्ट है। जैसे एक आईएएस के लड़के को या प्रधानमंत्री के लड़के को बोल दिया नहीं प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये प्रिविलेज दी जा रही है। जैसे इंदिरा गांधी जी के बेटे थे राजीव गांधी, उनको जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया उनकी हत्या के तुरंत बाद। इवन विधायकों से या इवन सांसदों से पूछा भी नहीं गया था तब। तो ये कहीं ना कहीं एक इशू है था कि आपने पूछा नहीं और आपने प्रधानमंत्री को बेटे प्रधानमंत्री बना दिया, इस आधार पर प्रिविलेज दी गई, देखी जाए। लेकिन बाद में सांसदों ने साइन करके दिया कि नहीं हम इस बात से सहमत हैं कि नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ठीक है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस मीन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ये गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको क्लास 10th 11th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि लगातार मोदी जी बोलते हैं। और लिमिट कौन करेगा? लिमिट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। जो टर्म्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, से टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 5 साल के लिए ही लोकसभा चुनी जाएगी या 5 साल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी जाएगी, ठीक है। तो लिमिट या उनकी पावर किस तरह से डिसाइड करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें करता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। फिर यहाँ पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सोशल इक्वलिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन आवर कंट्री। सोशल इक्वलिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ दीज। देखो सोशल इक्वलिटी गारंटी की गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कैसे? राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से 18 में। जैसे आर्टिकल 18 में ये बोला गया है कि कोई भी टाइटल लोग नहीं लगाएंगे। जैसे पहले लोग राय बहादुर, या आपने देखा होगा कई बार लोग इस तरह के लगाते हैं सरदेसाई। तो ये सब अंग्रेजों के पिट्ठू थे और इन लोगों को इस तरह के टाइटल मिलते थे, राय बहादुर, सरदेसाई। तो सर वाले जो इस तरह के नाइटहुड मिलती थी। तो इस तरीके की जो है अब जो टाइटल्स खत्म कर दिए गए आर्टिकल 18 के तहत। सिर्फ एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल आप रख सकते हैं। इवन आप ये भी नहीं लगा सकते कि आप पद्म भूषण फलाने हैं। जैसे भारत रत्न किसी को दिया गया तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नहीं लिख सकते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी लिखेंगे, ना पहले लगा सकते हैं ना बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। इवन एकेडमिक और मिलिट्री वाले मिल रहे उसमें भी आप नहीं लगा सकते हैं। और आर्टिकल 17 के तहत आपका अनटचबिलिटी खत्म किया गया, क्योंकि अनटचबिलिटी में देखा जाए सोशल इक्वलिटी नहीं थी, क्योंकि एक सेक्शन को आपने इस आधार पे सोसाइटी से अलग कर दिया क्योंकि वो पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ है। तो सोशल इक्वलिटी जो है वो गारंटी दी गई है राइट टू इक्वलिटी में 14 से लेके 18 तक। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।